आप सोच सकते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए आपको सैकड़ों किताबें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन वास्तव में आपके निवेश कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं। शेयरों की कीमतें और कर दक्षताओं का ज्ञान बेकार है अगर आप अपने मन को शांत रखना नहीं जानते। जब पैसे की बात आती है तो आपको खुद को नियंत्रित करना और तर्कसंगत व्यवहार करना आना चाहिए। इससे हमें आज की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सारांश तक पहुंचते हैं, जो मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक बहुत ही लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक पुस्तक है। हाउसल 2008 से फाइनेंस पर लिख रहे हैं। अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने सीखा कि भाग्य और मानसिकता वे प्रमुख कारक हैं जो किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता को निर्धारित करेंगे। उनका मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता पैसे के ज्ञान से नहीं आती है, बल्कि पैसे के साथ अपने संबंध को बदलने से आती है। इस सारांश के भाग 1 में हम इस पुस्तक के पहले 6 प्रमुख पाठों का खुलासा करेंगे। हम आपके साथ सबसे महत्वपूर्ण सोच के तरीके साझा करेंगे जिन्हें आपको अपनाना चाहिए यदि आप पैसे के साथ अच्छा करना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिना किसी और देर के चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। भाग्य और जोखिम। व्यवसाय की दुनिया में जोर ज्यादातर कौशल प्राप्त करने पर होता है, लेकिन वास्तव में आपकी वित्तीय सफलता 2 तत्वों पर अधिक निर्भर करती है: किस्मत और जोखिम। यह मानसिकता कि केवल सही निर्णय और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी, पैसे के मामले में हमेशा लागू नहीं होती। आप सैद्धांतिक रूप से सही निवेश निर्णय ले सकते हैं और फिर भी एक बड़ी हानि के साथ समाप्त हो सकते हैं, और आप एक बुरा निर्णय ले सकते हैं जो महान वित्तीय परिणामों की ओर ले जाता है। अब किस्मत के प्रभाव को समझने के लिए बिल गेट्स का उदाहरण लें। बिल गेट्स एक समझदार और मेहनती व्यक्ति थे, फिर भी वह उस समय के कुछ गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ने के लिए भाग्यशाली थे जहां कंप्यूटर था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। केंट इवांस, जो गेट्स और एलन के एक सामान्य मित्र थे, समान रुचि रखते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि उनकी एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे नियंत्रण के बाहर की चीजों का अज्ञात प्रभाव हमारे सचेत क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब सब कुछ सही होता है तो हम इसे अपनी विशेषज्ञता का श्रेय देते हैं, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वास्तव में औसतन भाग्य और कौशल दोनों समान रूप से हमें प्रभावित करते हैं। दुनिया इतनी जटिल है कि हमारे सभी कार्यों का 100% परिणाम को प्रभावित करना असंभव है। इसलिए हाउसल 2 व्यावहारिक सुझाव देते हैं ताकि व्यक्तिगत प्रयास के प्रभाव को अधिक न समझा जाए। सबसे पहले, जिन लोगों को आप आदर्श मानते हैं और जिन्हें आप नीचा दिखाते हैं, उनके प्रति सावधान रहें। जो लोग सफल हैं वे शायद किस्मत के लाभार्थी हो सकते हैं, जबकि जो असफल हैं उन्होंने जोखिम उठाने का नुकसान झेला हो सकता है। इसलिए जल्दी से जजमेंट पास न करें। दूसरे, मशहूर लोगों की नकल करने की कोशिश न करें। इसके बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। सफल लोगों की उपलब्धियों को कॉपी करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मजबूत बिंदुओं पर ध्यान दें तो आप निश्चित रूप से कुछ महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। कई लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे वास्तव में संभाल पाते हैं। अमीर बने रहना अमीर बनने से बहुत अलग कौशल है। 40% तक सफल और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां समय के साथ अपना मूल्य खो देती हैं। आप पैसा जोखिम उठाकर प्राप्त करते हैं, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए विपरीत कौशल की आवश्यकता होती है: विनम्रता और यह डर कि आप इसे खो देंगे। अमीर बने रहने के लिए आपको अपने पैसे के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी कुछ सफलता भाग्य के कारण भी रही है। यदि आपने अतीत में अनुकूल परिणाम प्राप्त किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। पैसा उतनी ही तेजी से खो सकता है जितना कि प्राप्त हुआ था। यदि आप इस बात से अवगत हैं तो आप सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने पैसे का मूल्य समझें और इसे इतनी जल्दी खर्च न करें। चक्रवृद्धि का शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आपके नियमित छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम बन जाते हैं। अगर आप जिम 1 या 2 बार जाते हैं तो शायद आपको कोई नतीजा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उस प्रतिबद्धता को बनाए रखते हैं तो समय के साथ आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम दिखाई देंगे।
वॉरेन बफेट को सभी समय के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है। जबकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सफल बनाने वाला उनका निवेश कौशल नहीं था। ये समय की लंबाई थी जिसके दौरान उन्होंने निवेश किया। अधिकांश लोगों के विपरीत बफेट ने 10 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। इसीलिए 30 साल की उम्र में उनके पास पहले से ही $1 मिलियन की संपत्ति थी। जिम सिमंस एक और महान निवेशक हैं। उन्होंने 66% की आश्चर्यजनक वापसी प्राप्त की है। दूसरी ओर बफेट केवल 22% तक ही पहुंचे। ये आंकड़े आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि सिमंस ने बफेट की तुलना में अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त की है, लेकिन वास्तव में बफेट सिमंस की तुलना में कहीं अधिक धनी है। लेकिन कैसे? इसका राज चक्रवृद्धि ब्याज है। जब आप संपत्ति से ब्याज कमाते हैं तो आप उस ब्याज को फिर से निवेश कर सकते हैं ताकि आपकी संपत्ति और बढ़ सके। इसके बाद आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। जितना लंबे समय तक आप इसे लागू करेंगे, उतने ही बड़े प्रभाव होंगे। सिमंस ने 50 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया, जबकि बफेट ने 10 साल की उम्र में वित्तीय दुनिया में प्रवेश किया। और इसी प्रकार वॉरेन बफेट ने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव से अधिक लाभ कमाया और उनकी वर्तमान संपत्ति $100 अरब से अधिक है। मूलधन के लाभ पाने के लिए आपको लगातार बने रहना होगा। ज्यादातर लोग थोड़े समय में बड़े रिटर्न के प्रति जुनूनी होते हैं, लेकिन अगर आप धैर्यवान और लगातार बने रहने के इच्छुक हैं तो आप समय के साथ बड़ी संपत्ति हासिल कर सकते हैं। आपको बड़े रिटर्न के पीछे भागने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीढ़ीगत संपत्ति का रहस्य लंबी अवधि में औसत रिटर्न कमाने में है। अवधि को लंबा करें, जल्दी शुरू करें और अपने पूंजी के बढ़ने का इंतजार करें। पैसे बचाने की मनोविज्ञान। निवेशकों की 3 श्रेणियां होती हैं। वे लोग जो अपना पैसा बचाते हैं, वे लोग जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते, और वे लोग जो बचत की आवश्यकता नहीं महसूस करते। पैसे कमाने का संबंध आपकी कमाई से कम और आपकी आय से कितनी बचत कर सकते हैं इससे अधिक है। कुछ पैसे बचाना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि यह कठिन समय में वित्तीय समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है। और एक बार जब आपके पास पर्याप्त आपातकालीन निधि हो जाती है, तो बचा हुआ पैसा आपको स्टॉक्स या संपत्ति जैसी संपत्तियों में निवेश करने में भी मदद कर सकता है। धनी बनने के लिए आपको लगातार अपनी कमाई से कम खर्च करना चाहिए। जो आपने कमाया है उसे तुरंत खर्च करने का प्रलोभन हो सकता है, क्योंकि इससे आपको तुरंत संतुष्टि मिलती है, जबकि दूसरी ओर बचत आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी। इसीलिए अगली बार जब आपको अपना वेतन मिले तो अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। धन का प्रदर्शन। लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। अधिकतर लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वे अच्छी चीजें खरीद सकें और प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकें। एक बड़ा घर, एक नई घड़ी या एक तेज कार शायद। ऐसी शानदार वस्तुएं ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन साथ ही बेकार भी होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें एक कार की आवश्यकता होती है, बस हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एक होंडा सिविक ये काम उतनी ही अच्छी तरह से कर सकती है जितनी एक फेरारी। कई प्रसिद्ध लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, उन्होंने कहा है कि यह आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। यह अचानक आपको अधिक संतुष्ट या खुश नहीं करता। अंदर से आप वही व्यक्ति रहेंगे। हमें समझना चाहिए कि एक शानदार कार या महंगी घड़ी हमें कभी भी सम्मान नहीं दिला सकती। मजेदार बात यह है कि जब हम एक शानदार कार देखते हैं तो हम उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते जो गाड़ी चला रहा है। इसके बजाय हम बस यही चाहते हैं कि हमें भी वही कार मिल जाए ताकि लोग हमारी भी प्रशंसा करें और हमें अच्छा महसूस हो। हम अवचेतन रूप से व्यक्ति की प्रशंसा करना भूल जाते हैं। हमारा मन अहंकारी होता है और इसलिए हम उस व्यक्ति की बजाय उसकी चीजों को पाने की सोचते हैं। यहां से जो पाठ हमें सीखने को मिलता है वह यह है कि धन की इच्छा को नजरअंदाज न करें, बल्कि उसके बारे में अपनी मानसिकता बदलें। सुनिश्चित करें कि आप इसे सही कारणों के लिए चाहते हैं। 6. कितना पर्याप्त है यह जानना। अमीर लोग अक्सर ऐसे हास्यास्पद निर्णय लेते हैं जिनका उन्हें भविष्य में पछतावा होता है। लोगों की एक लंबी सूची है जिनके गलत निर्णयों ने उन्हें पल भर में अपनी सारी धन संपत्ति खोने पर मजबूर कर दिया। यहाँ मुख्य सबक यह है कि हमें ऐसी चीजों के लिए अपने पैसे जोखिम में नहीं डालने चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है,
क्या बर्नी मैडॉफ का नाम सुना है? धोखेबाज बनने से पहले वह एक सफल व्यवसायी थे जिनकी वार्षिक आय 50 मिलियन थी। लेकिन मैडॉफ के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने लोगों को $65 बिलियन से ठग लिया। यह दिखाता है कि और अधिक धन के लालच से पहले यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि कितना पर्याप्त है। इस जाल से बचने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने लिए छोटे और कार्यात्मक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करें। हम अक्सर बड़े लक्ष्य तय करते हैं और छोटी जीत का जश्न मनाना भूल जाते हैं। इस तरह हम अपनी उपलब्धियों की सराहना नहीं करते और फिर से अगले बड़े लक्ष्य की ओर भागने लगते हैं। इसलिए जब आप एक लक्ष्य पूरा कर लें तो एक पल के लिए पीछे हटें और अपने काम के फल का आनंद लें। दूसरा, खुद की तुलना दूसरों से न करें। अपनी सफलता की यात्रा में दूसरों के प्रदर्शन से अपनी तुलना करना एक बड़ी रुकावट बनेगा। यह न भूलें कि हम सभी के पास अलग अलग अनुभव होते हैं। हमारे फैसले, निर्णय और राय अलग अलग होते हैं और इसलिए हमें अपने रास्ते पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके विपरीत करते हैं तो आप ईर्ष्यालु हो सकते हैं और वह ईर्ष्या आपकी सारी मानसिक क्षमता छीन लेगी जो कहीं अधिक महान चीजों के लिए उपयोग की जा सकती है। बस इतना ही दोस्तों, मॉर्गन हॉसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले भाग का सारांश। यह किताब आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने में मदद कर सकती है, तो अगले वीडियो में भाग 2 के लिए जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।